उस वक्त सूरज पहाड़ियों के पीछे हो रहा था। जंगल और ढलान के दरख्तों पर शाम का अंधेरा उतरने लगा था। करीम भाई के चेहरे पर खुशी के तासुरात थे। कहने लगा, हमारा आदमी देवलावली गरीजन से ट्रेन की रवानगी का सुराग नहीं लगा सका होगा। मालूम होता है कि वहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त हो गया। खैर, अच्छा हुआ हमें ट्रेन की इतला मिल गई। अब हमारा वार खाली नहीं जाना चाहिए। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इंशाअल्लाह ताला हम टारगेट मार लेंगे। हम पाकिस्तान, इस्लाम और कश्मीर के मुसलमानों के दुश्मन इंदिरा गांधी को बता देंगे कि मुसलमान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है और उसे दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती है। करीम भाई ने घास में छुपे हुए रॉकेट लॉन्चर निकाल कर एक लॉन्चर मुझे दिया, एक अपने पास रख लिया और बोला, यह इस्लाम और कुफर की जंग है, जिसमें अगर हम साबित कदम रहे और सिर्फ खुदा और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जिहाद करते रहे तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। लॉन्चर सामने रखकर टारगेट को देखो। हम दोनों ने रॉकेट लॉन्चर घुटनों के बल खड़े होकर अपने अपने कांधों पर रखे और नीचे प्लेटफार्म को और रेलवे लाइन को निशाने में से देखा। प्लेटफार्म पर जो थोड़े थोड़े फासले पर 6-7 खंभे लगे थे, उनकी बत्तियां रोशन हो गई थीं और टारगेट बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। अभी हमने लॉन्चरों में रॉकेट नहीं डाले थे। हम बैठ गए और लॉन्चर सामने जो पत्थर की बड़ी ढलवान सी थी उसके साथ लगा दिए। अब मुझे महसूस हुआ कि हमारा इस मास्टर सपाही ने ट्रेन पर रॉकेट फायर करने के लिए बड़ी मौजूद जगह का इंतखाब किया था। इससे बेहतर, इससे ज़्यादा वीरान और बेआबाद रेलवे स्टेशन शायद सारी भोपाल झांसी लाइन पर नहीं था। खुदा जाने अंग्रेज़ों ने यहाँ क्या सोचकर स्टेशन बना दिया था, क्योंकि आसपास कोई गांव तक नहीं था। हो सकता है अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ कोई आबादी हो, मगर अब तो वहाँ दूर दूर तक वीरानी छाई हुई थी और ये वीरानी हमारी बेहद मददगार साबित हो रही थी। जिस तरफ से ट्रेन ने आना था उस तरफ रेलवे लाइन पर दूर एक आउटर सिग्नल था। यह डबल सिग्नल था। चूँकि ये सिंगल ट्रैक रेलवे स्टेशन था, इसलिए पीछे किसी स्टेशन पर पैसेंजर और माल गाड़ियों को रोककर एक्सप्रेस गाड़ियों को पहले गुजारा जाता था। जब दिल्ली की तरफ से कोई गाड़ी यहाँ से भोपाल और देवलावली की तरफ जाती है तो डबल सिग्नल की जो बत्ती सुर्ख होती वो सब्ज हो जाती है, और जब भोपाल की तरफ से कोई ट्रेन आती है तो दूसरे सिग्नल की जो बत्ती बादामी रोशनी दे रही होती है वो गायब हो जाती है। इसका मतलब था कि भोपाल की तरफ वाली सिग्नल की बत्ती जो पहले सुर्ख थी अब सब्ज हो गई है और ट्रेन को स्टेशन के रन थ्रू गुजरने का इशारा मिल गया है। ये सारी बातें मुझे करीम ने बताई। हमारी नज़रें थोड़ी थोड़ी देर बाद रेलवे लाइन पर कुछ फासले पर लगे हुए सिग्नल के खंभे की तरफ उठ जाती थी। डबल सिग्नल की एक बत्ती सुर्ख थी और दूसरी बत्ती में सफ़ेद रोशनी थी। इसका मतलब था कि अभी सिग्नल डाउन नहीं हुआ है। हमारे पीछे पहाड़ी की चढ़ाई थी जिस पर उगी हुई जंगली झाड़ियाँ रात के अंधेरे में डूब गई थीं, क्योंकि सूरज पहाड़ियों के पीछे गरूब हो चुका था। अगर ऊपर से कोई नीचे देखता तो हम उसे नज़र नहीं आ सकते थे। एक तो जहाँ हम बैठे थे वहाँ अंधेरा था, दूसरे हम चट्टानों की ओट में थे। करीम ने चमकीली सुइयों वाली कलाई की घड़ी पर निगाह डालकर कहा, ट्रेन को भोपाल से चले हमारे आदमी की इतला के मुताबिक 1 घंटा हो गया है। उसे किसी स्टेशन पर रुकना नहीं है, इसलिए अब किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएगी। अब रात हो गई थी। अंधेरा हमारे चारों जानिब फैल गया था। सिवाय नीचे प्लेटफार्म की रोशनियों के सारे इलाके में किसी जगह कोई रोशनी नहीं थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घने जंगल की तरफ से कोई थोड़ी देर बाद किसी परिंदे की हू की आवाज़ आ जाती थी। हैरानी और खुशी की बात थी कि अभी तक नीचे मडघाट स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक आदमी भी चलता फिरता नजर नहीं आया था। फिर एक आदमी स्टेशन ऑफिस के बरामदे से निकलकर प्लेटफार्म के मगरबी सिरे की तरफ जाता नजर आया। करीम भाई और मैं उसे गौर से देख रहे थे। उसने कहा, यह सिग्नल डाउन करने जा रहा है। मुझे यकीन है कि यह मिलिट्री ट्रेन को रन थ्रू किया जा रहा है। हम बिल्कुल बेहस हरकत नीचे उस आदमी को आउटर सिग्नल की तरफ जाते देख रहे थे, जहाँ प्लेटफार्म ख़त्म होता था और ढलान उतरती थी। वो वहाँ जाकर रेल की पटड़ी के अंधेरे में हमारी नज़रों से ओझल हो गया। करीम भाई कहने लगा, सिग्नल की रोशनियों पर निगाह रखना। अगर सुर्ख बत्ती सब्ज हो गई तो इसका मतलब होगा कि झांसी से आने वाली कोई एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ रुके बगैर गुजरने वाली है।
अगर दूसरे सिग्नल की सफ़ेद रोशनी गायब हो गई तो इसका मतलब होगा कि भोपाल की जानब सिग्नल की जो बत्ती पहले सुर्ख थी वो सब्ज हो गई है और कोई ट्रेन यहाँ से रन थ्रू गुजरने वाली है और ये ट्रेन फौजी इमिग्रेशन वाली मालगाड़ी ही होगी। हमने अपने अपने लॉन्चरों में रॉकेट चढ़ा लिए। ये रॉकेट लॉन्चर सेफ्टी कैच वाले लॉन्चर थे। हमारी उंगलियां ट्रैगर पर थीं मगर हमने अभी सेफ्टी कैच नहीं खोले थे। हम अंधेरे में बुत बने अपनी आंखें दूर सिग्नल सुर्ख और सफ़ेद बत्तियों पर जमे हुए बैठे थे। रात की मौज जैसी खामोशी में हमें सिग्नल बदलने की हल्की सी आवाज़ आई। इसके साथ ही एक सिग्नल की सफ़ेद रोशनी गायब हो गई। करीम भाई ने बेख्तियार होकर कहा, हमारी गाड़ी आ रही है, लॉन्चरों का सेफ्टी केज खोल दो मगर उंगली ट्रिगर के नीचे रखो। मैंने भी अपने लॉन्चर का सेफ्टी केज खोल दिया और लॉन्चर अपने सामने रखकर उंगली ट्रिगर के नीचे कर लिया। हमने कुल 6 रॉकेट ट्रेन पर फायर करने थे। एक एक रॉकेट हमारे लॉन्चर में लोड था और दो दो रॉकेट हमारे करीब ज़मीन पर पड़े थे। सिग्नल की बत्ती सब्ज हो चुकी थी। यह रोशनी हमें नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि उसका रुख भोपाल से आने वाली ट्रेन की तरफ था। हमारी जानिब उस सिग्नल का जो रुख था उसकी सफ़ेद रोशनी गायब थी। हमारी आंखें उस तरफ थीं जिधर से ट्रेन घने जंगलों की तरीके में से निकल कर आना था। हम हिम्मतन गोश भी थे क्योंकि वहाँ इतनी गहरी खामोशी थी कि इंजन की आवाज़ दूर ही से हमें आ जानी चाहिए थी और ऐसा ही हुआ। सिग्नल डाउन होने के कोई 15 मिनट बाद दूर बहुत घने जंगलों की खामोशी में रेल के इंजन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। करीम भाई ने यह आवाज़ सुनते ही कहा, अलर्ट, ट्रेन आ रही है। हम चौकस हो गए और लोड लॉन्चर हमने अपने सीने के साथ लगा लिया। हम बिल्कुल खामोश थे। हमारी निगाहें दूर जंगल के अंधेरे में उस तरफ लगी थीं जिस तरफ से इंजन की रोशनी ने नमूदार होना था। उल्टी गिनती शुरू हो रही थी। टारगेट लम्हा ब लम्हा हमारे करीब आ रहा था। अगर ये एम्यूनेशन वाली फौजी ट्रेन ही थी तो थोड़ी ही देर बाद मडघाट के वीरान स्टेशन पर क़यामत बर्पा होने वाली थी। बारूद के धमाकों और शोरों का ऐसा ज्वालामुखी पड़ने वाला था कि जिसका इस सारे इलाके के दरख्तों और पहाड़ियों ने पहले कभी मुशाहिदा नहीं किया होगा। अब हमें दूर से रेल के इंजन की छक छक की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ दूर से आ रही थी और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता करीब हो रही थी। करीम भाई बोला, गाड़ी की रफ्तार बहुत कम है। वाकई इंजन की छक छक बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी। यहाँ पहाड़ी ट्रैक की चढ़ाई थी। करीम भाई आहिस्ता से बोला, गाड़ी की रफ्तार कम होना हमारे लिए बहुत बेहतर है। ट्रेन अगर यहाँ पानी लेने के लिए ना भी रुकी तब भी हमारे लिए टारगेट मार लेना आसान होगा। ट्रेन ने रात के अंधेरे में किसी पहाड़ी का मोड़ काटा तो उसके इंजन की रोशनी उसे झिलमिलाती हुई नजर आई। यह रोशनी और इंजन की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करीब होने लगी। मेरे मास्टर सिपाही ने कमांडो ऑफिसर की तरह आहिस्ता से हुक्म दिया, स्टैंड टू। हमने अपने अपने लॉन्चरों में लोड किए हुए रॉकेट चेक किए। सेफ्टी केज पर हाथ रखकर देखा कि वो ओपन थे। इसके बाद लॉन्चर अपने अपने बाएं कंधे पर रख लिए। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। उसके इंजन की रोशनी फैलती जा रही थी। इंजन ने दोबारा वसल दिया। दूसरे इंजन की सीटी की आवाज़ पीछे से आई। ट्रेन को 2 इंजन लगे थे मगर इंजन की छक छक की आवाज़ में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। ना वो कम हुई थी ना ज़्यादा हुई थी। इसका मतलब यही था कि ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी नहीं बल्कि गुजर जाएगी। खुदा जाने कहाँ से स्टेशन का एक बदकिस्मत मुलाजिम हाथ में सब्ज बत्ती वाली लालटेन लिए प्लेटफार्म पर आ गया और लालटेन को आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगा। करीम भाई ने कहा, नीलिंग, और हम दोनों घुटनों के बल खड़े हो गया। ट्रेन अब आउटर सिग्नल की हदूद से निकलकर प्लेटफार्म में दाखिल हो गई थी। बिजली के खंभों की रोशनी में हमें ट्रेन साफ नजर आने लगी। हमारी खुशी की कोई इंतहा न रही। यह मालगाड़ी थी। उसका अगला इंजन एक ही रफ्तार से छक छक करता प्लेटफार्म पर आगे बढ़ रहा था। पीछे एक डब्बे में रोशनी थी। करीम भाई ने आहिस्ता से कहा, तुम उस रोशनी वाले डब्बे को हिट करोगे। यह सिक्योरिटी गार्ड का डब्बा है। मैंने लॉन्चर सीधा करके इंजन को जद में ले लिया। करीम सरगोशी में बोला, टारगेट हिट होना चाहिए। मैं पिछले चौथे डब्बे को हिट करूंगा। ओके गो। मालगाड़ी का इंजन अब प्लेटफार्म के बिल्कुल दरमियान में आ गया था और वो एक ही रफ्तार से आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। मैंने अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक इंजन से कुछ सेंटीमीटर आगे का निशाना लिया और अल्लाह का नाम लेकर ट्रैगर दबा दिया। मेरे लॉन्चर में से शू करके रॉकेट निकला
और इंजन के साथ वाले सिक्योरिटी गार्ड वाले डब्बे में लगने की बजाय इंजन पर जाकर लगा और एक खौफनाक धमाके से फट गया। इंजन में आग लग गई और उसकी छक छक हल्की हो गई। मेरा रॉकेट शायद इंजन के पहियों पर जाकर लगा था। करीम भाई ने चीख कर कहा, क्या कर रहे हो? इसके साथ ही उसके रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट फायर हुआ जो सिक्योरिटी गार्ड वाले डब्बे में घुसकर जबरदस्त धमाके से फटा और उस डब्बे को आग लग गई। आदमियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। इंजन आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था, गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थी। गाड़ी की आखिरी बोगियां हमारे सामने थीं। गाड़ी के पीछे से मशीन गनों और राइफलों की फायरिंग शुरू हो गई। मालूम हुआ कि पीछे भी सिक्योरिटी गार्ड्स का डब्बा लगा था। हमारे दूसरे दोनों रॉकेट बारी बारी ट्रेन के दरमियानी डब्बों में जाकर लगे और लोहे की चादरों को चीर कर अंदर जाकर फटे। अंदर जो असला था उसमें क़यामत खेज धमाके शुरू हो गया। हम दौड़कर पीछे चले गए। करीम भाई ने चिल्लाकर कहा, पिछले दोनों डब्बों को हिट करेंगे। हमारे लॉन्चरों में आखिरी एक एक रॉकेट लोड था। दूसरे इला में हमारे ये दोनों रॉकेट इमिनेशन की ट्रेन की पिछली दो बोगियों में आगे पीछे जाकर हिट हुए। ये वो डब्बे थे जिनमें नेपाम रॉकेटों के क्रेट भरे हुए थे। उन दोनों डब्बों में जो धमाके हुए उनकी आवाज़ में क़यामत तक नहीं भूल सकूंगा। पहाड़ों में जैसे जलजला गया। आग, धुएं और शोलों की काली घटाएं सी मडघाट के प्लेटफार्म से बुलंद हुई। उन घटाओं में धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। नेपाम रॉकेट फटने लगे। उन्होंने असला की सारी गाड़ी में आग लगा दिया। ये बारूद की गाड़ी थी जिसके शोले धमाकों के साथ बुलंद हो रहे थे। रॉकेट धुएं के बादलों में से निकल निकल कर दाएं बाएं ऊपर नीचे दरख्तों, पहाड़ियों, चट्टानों, स्टेशन की दीवारों से टकराकर हेबतनाक धमाकों के साथ फट रहे थे और आग लगाते जा रहे थे। सारी ट्रेन शोलों की जद में थी। हर तरफ आग लगी थी। स्टेशन उड़ गया था। जबरदस्त धमाके हो रहे थे। गोला बारूद पड़ रहा था। पहाड़ हिल रहे थे। चट्टानें लरज रही थीं। नेपाम रॉकेट हवाइयों की तरफ फिजा में बुलंद होकर फट रहे थे। करीम भाई ने चिल्लाकर कहा, भागो। हमने रॉकेट लॉन्चर झाड़ियों में फेंके और टीले की दूसरी तरफ नशे में दौड़े। हम अंधेरे में दौड़ते चले जा रहे थे। यह रास्ता हमने दिन की रोशनी में देखा हुआ था, इसलिए हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। हम ढलान से उतरकर हमवार ज़मीन पर दरख्तों के दरमियान आ गया। यहाँ ऊंची हाथी छुपा घास के दरमियान एक पगडंडी थी जिस पर गुजरकर हम दिन के वक्त दरिया पर गए थे। हम आगे पीछे तेज तेज कदम चलते पगडंडी से गुजर गए। सामने दरिया आ गया। स्टेशन पर गोला बारूद के धमाके अभी तक जारी थे। नेपाम रॉकेट आसपास के दरख्तों में पड़ रहे थे। उन रॉकेटों ने जगह जगह आग लगा दी थी। उन रॉकेटों में आग लगाने वाला मवाद भरा हुआ था। स्टेशन की तरफ आसमान रोशन था। शोले बुलंद हो रहे थे। बिजलियां सी चमक रही थीं। धमाकों से ज़मीन लरज रही थी। आग के शोलों की वजह से आसमान रोशन था। उस रोशनी में दरिया की सतह नजर आ रही थी। दरिया चढ़ाव पर था। उसका बहाव काफ़ी तेज था। करीम भाई ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मैंने उसे बताया कि 400-500 रुपये हैं। वो दरिया की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब हमें दरिया के पार जाना है। दरिया का बहाव तेज है। हो सकता है हम दरिया पार करते हुए एक दूसरे से दूर हो जाएं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम दरिया के दूसरे किनारे पर जहाँ भी निकलो वहाँ मेरा इंतज़ार ना करना। रातों रात भोपाल वाले होटल में पहुंचकर तुम्हारा जो खद्दर का लिबास वगैरह पड़ा है उसे गायब कर देना। अगर तुमसे पहले मैं वहाँ पहुँच गया तो मैं तुम्हारे कपड़ों को वहाँ से ले जाऊँगा, क्योंकि सुबह होने तक मिलिट्री पुलिस भोपाल के स्टेशन के इर्द गिर्द के इलाके को घेरे में लेकर चेकिंग शुरू कर देगी। हो सकता है वो स्टेशन वाले होटल में भी है। उन्हें तुम्हारे कमरे में जैनी भक्तों वाले तुम्हारे कपड़े मिले तो ये बात तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बहरहाल अगर रातों रात भोपाल पहुंच सके तो ठीक है, अगर दिन निकल आया तो भोपाल वाले होटल का रुख ना करना। वहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी यकीनन मौजूद होंगे। मैंने कहा, हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। करीम भाई ने कहा, ओके। मैं दरिया में उतर रहा हूँ और करीम भाई ने दरिया में छलांग लगा दिया। मैंने भी उसके पीछे छलांग लगा दिया। पानी का बहाव वाकई बड़ा तेज था। देखते देखते दरिया की तेज रफ्तार मौजें करीम भाई को मुझसे काफ़ी दूर ले गईं। हम दरिया के दूसरे किनारे की तरफ तैरने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दूर तक मुझे करीम पानी में हाथ चलाता नजर आया, फिर रात के अंधेरे में गायब हो गया। मैं खुद बड़ी तेज़ी से तैरकर दूसरे किनारे की तरफ जाने की कोशिश में लगा हुआ था।
मगर दरिया का बहाव मुझे आगे ही आगे लिया जा रहा था। दरिया चढ़ा हुआ था। दरिया चढ़ा हुआ हो तो उसमें तैरना बहुत मुश्किल होता है। आदमी सिर्फ पानी के बहाव के साथ ही आसानी से तैर सकता है। मैं बड़ा अच्छा तैराक था। मेरे बदन में ताकत भी थी। इसके बावजूद दरिया की बिखरी हुई मौजें मुझे कुछ करने नहीं दे रही थीं। एक जगह दरिया के दरमियान में गर्दाब था। यहाँ पानी एक मरकज़ के गिर्द तेजी से घूम रहा था। मैं उस गर्दाब में फंसते फंसते बचा। मैंने तैरते तैरते इधर उधर देखा, मगर करीम भाई मुझे कहीं नजर न आया। यहाँ अंधेरा था और फटते हुए गोला बारूद और napalm रॉकेटों के फटने की रोशनी और धमाके होते जा रहे थे। दरिया का पहाड़ भी काफ़ी बड़ा था। मुझे इस बात की खुशी थी कि हमारा कमांडो ऑपरेशन इंतहाई कामयाब रहा था और हमने napalm रॉकेटों और गोला बारूद से भरी हुई भारतीय फौजी ट्रेन उड़ा दी थी, जिसका सारा असला कश्मीर के महाज पर कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था। मैं पानी की तूफानी मौजों से लड़ता एक खास रफ्तार के साथ बाजू और टांगें चलाता दरिया के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अंधेरे में मुझे दूसरे किनारे के दरख्त करीब आते नजर आने लगे। आखिर मैं दूसरे किनारे पर पहुंच गया और झाड़ियों को पकड़ता हुआ किनारे की गीली और कच्ची मुड़ीर पर चढ़ गया। मैं थक गया था। वहीं 2-4 मिनट बैठा रहा। मेरी पतलून और जैकेट पानी में शराबोर हो गए थे। मैंने दोनों कपड़े जितना नचोड़ सकता था नचोड़ कर दोबारा पहने और खुदा का नाम लेकर दरख्तों में चलने लगा। वहाँ मुझे करीम भाई आसपास कहीं नजर नहीं आया था। उसने बताया था कि दरिया के दूसरे किनारे पर दरख्तों के पीछे एक सड़क आएगी, जहाँ से रात को चलने वाले किसी ट्रक में मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। ये कोई यकीनी बात नहीं थी। बहरहाल एक तरबियत याफ्ता कमांडो टारगेट मारने के बाद दुश्मन के इलाके से निकले तो उसके लिए वापस अपने हाइड आउट में पहुंचना इतना मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि मैं झांसी भोपाल रोड से काफ़ी दूर हो गया था और मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा खतरनाक और गुंजान जंगलों वाले इलाके में निकल आया था। यहाँ दरख्त इस किस्म के थे कि उनके ये तने सतूनों की तरह काफ़ी ऊपर तक चले गए थे और उनके ऊपर घनी शाखें एक दूसरे से मिल गई थीं। दरख्तों के दरमियान घास, जंगली झाड़ियाँ और पत्थर बिखरे हुए थे। अंधेरा ज़्यादा था। मैं काफ़ी देर तक चलता रहा। ना दरख्तों का सिलसिला ख़त्म हुआ, ना झांसी भोपाल रोड नजर आई। मुझे एहसास हुआ कि दरिया की मौजों ने मुझे काफ़ी आगे पहुंचा दिया है। एक जगह रुककर मैंने सिमत का तयन करने की कोशिश किया और फिर चलने लगा। एक तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था, दूसरे झाड़ियाँ रास्ता रोक रही थीं। मैं गैर इरादी तौर पर मशरक़ की जानिब होता गया, जबकि मुझे मगरब की सिमत चलना चाहिए था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों का सिलसिला ख़त्म हो गया और अब इतने घने दरख्त आ गए कि उनकी शाखें ज़मीन को छू रही थीं। मैंने सोचा कि कोई मुनासिब जगह देखकर मुझे रात गुजार देनी चाहिए। दिन की रोशनी में पता चल सकेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ और मुझे किस तरफ जाना चाहिए। मुनासिब जगह वहाँ कोई भी नहीं थी। अंधेरे में मेरे इर्द गिर्द दरख्त और झाड़ियाँ और ऊंची नीची घास ही घास थी। अब से इतना था कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था। मुझे सांप बिच्छू का भी डर था और ये भी डर था कि किसी आदमखोर किस्म के शेर से आमना सामना न हो जाए। मेरे पास चाकू तक नहीं था। आखिर मैं एक दरख्त पर चढ़कर उसके 2 शाखे पर टेक लगाकर बैठ गया। यहाँ मुझे चींटियों और मच्छरों ने तंग करना शुरू कर दिया। चींटियाँ इतनी थीं कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं जल्दी से दरख्त से नीचे उतर आया, कपड़ों को अच्छी तरह से झाड़ा और गंजान दरख्तों से बाहर निकलने के लिए एक तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। थोड़ी दूर चला हूँगा कि एक खुली जगह आ गई। आदमी घुप अंधेरे में भी कुछ देर रहे तो उसे चीज़ों के खाके से नजर आने लगते हैं। मैं वैसे भी जंगल के अंधेरों का आदी था। अपने कमांडो ट्रेनिंग के दौरान मुझे होशंगाबाद के घने जंगलों में न जाने कितनी रातें इसी तरह गुजारनी पड़ी थीं। यहाँ ज़मीन पर गिरे पड़े गीले पत्तों और दरख्तों की शाखों का फर्श सा बिछा हुआ था। एक तरफ अंधेरे में एक चट्टान नजर पड़ी जिसका एक छज्जा सा आगे को निकला हुआ था। रात गुजरने के लिए यह बड़ी मौजूद जगह थी। चट्टान पर जंगली बेर चढ़ी हुई थी जिसकी शाखें रस्सों की तरह लटक रही थीं। मैं उनको पकड़कर चट्टान के छज्जे पर चढ़कर बैठ गया। यहाँ मच्छर ज़रूर थे मगर चींटियाँ नहीं थीं। मैंने चट्टान से टेक लगा लिया और आंखें बंद कर ली। मैं सो जाना चाहता था मगर हब्स और गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। मैंने जैकेट उतार दिया। अब मैं सिर्फ बुनियान में था। इससे मुझे थोड़ा सा सुकून मिला और आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। इसके बाद मुझे कोई होश न रहा। चिड़ियों और दूसरे परिंदों की पुरशोर झनकारों ने मुझे जगा दिया।
आंखें खोली तो सारे जंगल में दिन की रोशनी फैली हुई थी। धूप बाज दरख्तों से छन छन कर नीचे आ रही थी। दिन की रोशनी ने मुझे एक तवानाई अता किया। मैं चट्टान के छज्जे से उतर आया और शुमाल के रुख चलने लगा। चलते चलते पसीने में शराबोर हो गया। अचानक एक छोटी सी नदी सामने आ गई। यहाँ किनारे पर धूप पड़ रही थी। मैं यहाँ एक तरफ होकर बैठ गया। जैकेट की जेब में से इंडियन करेंसी के 100 के 5 नोट निकाल कर धूप में सुखाने के लिए रख दिया। पतलून और जैकेट इतने गीले नहीं हो रहे थे, फिर भी मैंने उन्हें उतार कर धूप में डाल दिया और नदी में उतर कर नहाने लगा। नदी का पानी ठंडा था। मैंने थोड़ा सा पानी भी पी लिया। पानी बड़ा साफ था। नदी में नहाने से तबीयत कतरे बशाश हो गई। थोड़ी देर वहाँ आराम किया और कपड़े पहनकर नदी के साथ साथ चल पड़ा। नदी आगे जाकर एक तरफ घूम गई। मैं भी उसके साथ ही घूम गया। यहाँ मैंने काले सांपों का एक जोड़ा देखा जो किनारे से जरा नीचे रेत में कुंडल मारे बैठा था। दोनों सांपों ने मुझे देखकर गर्दनें ऊंची की और अपने फन खोल दिए। मुझे और कुछ न सूझा, मैंने नदी में छलांग लगा दिया और दूसरे किनारे पर काफ़ी दूर तक दौड़ता चला गया। जब मुझे महसूस हुआ कि मैं सांपों के जोड़े से काफ़ी आगे निकल आया हूँ तो कदम कदम चलना शुरू कर दिया। अब मुझे किसी हालत में भी भोपाल वापस नहीं जाना था, क्योंकि इस वक्त तक मिलिट्री पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी रतलाम से लेकर भोपाल तक के सारे इलाके में फैल चुके होंगे और सड़कों वगैरह की नाकाबंदियां करके चेकिंग शुरू हो गई होगी और होटलों में भी छापे मारे जा रहे होंगे और कश्मीरी कमांडोज को तलाश किया जा रहा होगा। यकीनन मिलिट्री इंटेलिजेंस इस नतीजे पर पहुंची होगी कि असला की ट्रेन को कश्मीरी कमांडोज ने ही उड़ाया है। मैंने दिल में फैसला किया कि झांसी की तरफ निकल जाऊंगा। वहां किसी होटल में एक दिन और एक रात ठहरूंगा और इसके बाद अहमदाबाद की तरफ निकल जाने की कोशिश करूंगा। मेरे माथे पर जैनी हिंदू वाला तिलक भी नहीं लगा हुआ था। कमांडो ऑपरेशन पर निकलते वक्त मैंने यह तिलक मिटा दिया था और कली पर जो मंगलसूत्र बंधा हुआ था वो भी उतार कर जैकेट की जेब में रख लिया था, जो अब मेरी जेब में पड़ा था। अब मैं मौका महल के मुताबिक अपने आप को मुसलमान भी जाहिर कर सकता था। नदी के साथ साथ चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पर आ गया जहां नदी से हटकर दरख्तों के नीचे लकड़ियों की कटाई और चिराई का काम हो रहा था। आरा मशीन चल रही थी। कुछ मजदूर काम पर लगे हुए थे। उन लोगों से मालूम हो सकता था कि मैं किस इलाके में निकल आया हूँ। मैं नदी के किनारे से उतरकर उन मजदूरों के पास आ गया। मुझे कुछ फासले पर एक शख्स दरख्त के नीचे चरपाई पर बैठा नजर आया। वो घुटनों पर रजिस्टर खोले उसमें कुछ लिख रहा था। कपड़े उसने साफ सुथरे पहन रखे थे। वो मुंशी लगता था। उसके कंधों पर सब्ज रुमाल पड़ा था, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि यह मुसलमान है। मैं उसके करीब गया तो उस उधेड़ उम्र आदमी ने मेरी तरफ देखा। अब मुझे उसके माथे पर पड़ा हुआ मेहराब भी नजर आ गया। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो उसने बड़ी खुशी गलाकी से वालेकुम अस्सलाम कहा और मुझसे पूछा कि क्या काम है। मैंने एक फर्जी कहानी घड़कर उसे सुना दिया कि अपने दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने आया था। एक जगह हाथियों के गोल को देखकर हम भागे और एक दूसरे से बिछड़ गए। उस आदमी ने कुदरती तौर पर यही पूछा कि हम कहाँ से शिकार खेलने जंगल में आए थे। मैंने कहा दरअसल हम झांसी से चले थे। 2 दिन रास्ते में एक फॉरेस्ट हाउस में क्याम किया, फिर इस जंगल में आ गया। हमारी दूसरी टीम दूसरे जंगल में है। मैं तो दिल्ली से अपने दोस्त के पास झांसी आया था। मुझे इस इलाके की वक्फियत भी नहीं है। ये बताएं कि झांसी यहाँ से कितनी दूर होगा। वो शख्स कुछ हैरानी के तसुरात के साथ मुझे तक रहा था। कहने लगा मियाँ झांसी तो यहाँ से बहुत दूर है और दूसरी रेलवे लाइन पर है। तुम तो बसूदा शहर के आसपास फिर रहे हो। मैंने सोचा चलो कोई शहर करीब तो है। मैंने कहा आप मुझे बसूदा शहर का रास्ता बता दें, वहाँ से मैं किसी न किसी तरह झांसी पहुँच जाऊँगा। उस आदमी ने रजिस्टर बंद कर दिया, मुझे चरपाई पर अपने पास बिठाया और एक मजदूर को आवाज़ देकर कहा मियाँ इनके लिए शरबत तो लो। शरबत लीमू पानी का था। वो आदमी कहने लगा तुम यहाँ बैठ कर आराम करो, अभी थोड़ी देर में हमारा ट्रक कटी हुई लकड़ियाँ लेने आएगा। मैं तुम्हें उसमें बिठा दूंगा। वो बसूदा शहर ही जाएगा। घंटा 1.5 घंटा मैं जंगल में उस मेहमान नवाज मुसलमान मुंशी के पास बैठा लकड़ियों की चिरई होते देखता रहा। इसके बाद एक खस्ता हाल सा ट्रक आ गया। उस पर चिरी हुई लकड़ियों के सलीपर लादे गया। मुंशी ने मुझे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बिठा दिया। उस ट्रक ने मुझे 1.5 घंटे बाद मध्य प्रदेश के जंगलों से निकाल कर बसूदा शहर पहुंचा दिया।
उस ज़माने में बसूदा इतना बड़ा शहर नहीं था, छोटा सा शहर था। एक बाज़ार में मुस्लिम होटल का बोर्ड लगा था। ये एक दुकान थी। मैं दुकान के अंदर आकर मेज़ के गिर्द कुर्सी पर बैठ गया। मेरी साथ वाली मेज़ पर 3 आदमी बैठे बातें कर रहे थे। एक आदमी कह रहा था, मियाँ कहने वाले कहते हैं कि धमाका इतना बड़ा था कि मडघाट का पूरा स्टेशन, पूरी पहाड़ी उड़ गई है। भोपाल से उधर कोई गाड़ी नहीं आ रही। दूसरा आदमी कहने लगा, सुना है फौजी ट्रेन थी। हाँ हाँ मियाँ, उसमें गोला बारूद लदा हुआ था। ये कश्मीरी मुजाहिदीन का ही कारनामा है। तुम देख लेना, कश्मीर से एक दिन हिंदू सिख फौजियों को भागना पड़ेगा। तीसरे आदमी ने मेरी तरफ देखकर अपने साथी को कोई इशारा किया। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पूछा, क्या कोई गाड़ी पटड़ी से उतर गई है? वो बेनियादी से बोला, खुदा जाने भैया, हमें तो कुछ मालूम नहीं। और वो तीनों उठकर चले गए। इसका मतलब था कि फौजी ट्रेन की तबाही की खबर सब जगह फैल चुकी थी। ये तीनों आदमी बसूदा के मुसलमान थे, मगर इतने डरे हुए थे कि एक अजनबी को देखकर ट्रेन की तबाही की बातें करते करते ना सिर्फ रुक गए थे, बल्कि उड़कर चले गए थे।